सो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। सोलेनॉइड तक हमने डिस्कस कर लिया है कि सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। इस टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करके दोनों से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे एनएससी में आ रहे हैं वो करते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना, देखो मोस्टली 9th क्लास के स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करेंगे क्योंकि वो क्योंकि यहाँ पे हम एनएससीजीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। सो एनएससीजीएस के बच्चों के लिए 10th क्लास का सिलेबस भी आ रहा है। सो इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो बहुत बेसिक वीडियोस हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या करने जा रहे हो। बेसिकली कि इससे पहले वाला जो कंटेंट है उसमें व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, ये सब बोर्ड लेवल को डिस्कस कर रहा है, ठीक। बट अब जो हम कर रहे हैं इसके आगे से वो कम्प्लीटली एनएससीजीएस बेस्ड है, क्योंकि बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज in a magnetic field। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें क्या है कि अब हमने क्या किया, हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक मूविंग चार्ज को रखा। जस्ट अ मिनट। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज placed in a magnetic field। अब हमने क्या किया, हमने एक मूविंग चार्ज को, जो चार्ज मूव कर रहा है उसको हमने किस में रखा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो हम देखेंगे कि वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक चार्ज को रखा, ठीक। तो जब मैंने इसमें एक चार्ज को रखा तो मैंने देखा कि प्रोजेक्ट किया, कुछ वेलोसिटी है मेरे पास इसकी भी, ठीक। तो जब मैंने क्यू चार्ज को किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें हमारे पास क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये टॉपिक जो स्टूडेंट्स बोर्ड्स के लिए देख रहे हैं वहां पे भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है। सो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला QVB sin थीटा। अब यहाँ पे Q क्या है स्टूडेंट्स, चार्ज। V क्या है, वेलोसिटी। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे थीटा मेरे पास क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो थीटा हमारे पास क्या है कि जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है उस पर भी हमारे पास फोर्स डिपेंड करेगा। अब फोर्स क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ रहा है सो हमारे पास फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की उतना ज्यादा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। फिर थर्ड है स्टूडेंट्स मेरे पास B विच इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर मेरे पास B की वैल्यू मींस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, तो फोर्स भी बढ़ेगा। अब देखो, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ। जैसे अगर मान लो कि एनएससीजीएस के एग्जाम की बात करें तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे इस फॉर्मूले पे। बट अगर इसी के टॉपिक की मैं बोर्ड लेवल के लिए बात करूं, तो जो स्टूडेंट्स बोर्ड के लिए सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, सो उसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, फैक्टर्स ऑन विच फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। सो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ अ, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ अ पार्टिकल। सेकेंड किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे।
So it depends on velocity of चार्ज पार्टिकल। थर्ड हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास थर्ड फैक्टर क्या है, इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्थ फैक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, दैट इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो फोर्थ है, इट डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो हमारे पास चार फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। न्यूमेरिकल जो है वो F इक्वल्स टू क्यू वी टी साइन थीटा पे बन रहा है। तो मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बता देती हूँ, किस टाइप से आता है। तो सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन ये है दैट एन इलेक्ट्रॉन enters a magnetic field an electron enters a magnetic field of intensity 5 Tesla. With a velocity of 2 into 10 to the power 7 meter per second in a direction at an angle 90 degree with the field. Calculate the force on an electron. अब इलेक्ट्रॉन है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया, जिसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है 5 टेस्ला, और इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, थीटा एंगल भी दे रखा है। सो फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमें पता है दैट F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। सो Q मेरे पास कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज स्टूडेंट्स कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। V क्या है, वेलोसिटी, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 7। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना है 5 साइन 90 कितना होता है 1। तो बस जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 10, 5 इंटू 2 10, एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, है ना। चलो अब यहाँ से देखो, इसी को आगे डिस्कस करते हैं टॉपिक को। अब ये हो गया कि जब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब यहाँ पे है कि थीटा हमने किया कि थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, तो अब हम ये देखते हैं कि थीटा की किस किस वैल्यू पे हमारा पास फोर्स की वैल्यू क्या होती है। देखते हैं कैसे। देखो अगर मैं बोलती हूँ थीटा जीरो है, थीटा जीरो होने का मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल है उसको हमने एंटर कराया है, मतलब जो वेलोसिटी है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो केस 1 हमारे पास क्या है, when charged particle
moves in the direction of मैग्नेटिक फील्ड, कि अब चार्ज पार्टिकल हमारे पास कैसे मूव कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्ज पार्टिकल पैरेलली मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली थीटा क्या होगा, जीरो। थीटा जीरो होने का मतलब है कि एफ किसके इक्वल है, क्यू वी बी साइन जीरो। सो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। सो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अब फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। अब केस टू डिस्कस करते हैं। केस टू क्या है कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट मूव कर रहा है, देखो पहले ऐसे मूव किया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इधर है, जो चार्ज पार्टिकल था Q वो ऑपोजिट मूव कर रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो उस केस में ये थीटा मेरे पास कितना होगा, 180। सो थीटा 180 हो गया, तो क्यू वी बी साइन 180। साइन 180 भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, जीरो। साइन और 180 भी क्या है, जीरो। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल भी क्या हो गया, जीरो। अब इसमें बताऊं, केसेस पे बेस पे दोनों में क्वेश्चन आ सकता है, एनएससीजीएस के भी एग्जाम में आ सकता है और बोर्ड्स में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केस में हमारे पास थीटा की किस वैल्यू पे फोर्स हमारे पास जीरो है और थीटा की किस वैल्यू पे हमारे पास फोर्स मैक्सिमम है। नेक्स्ट केस है हमारे पास, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलरली। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर to the direction of मैग्नेटिक फील्ड, कि अब चार्ज पार्टिकल मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर। सो ये मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मेरे को चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया। तो जब हमने उसे परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया तो इसका मतलब ये V और B में एंगल अब कितना है, 90। सो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होता है, 1। सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स experienced by the charged particle that is equals to QVP। सो ये हमारे पास मैक्सिमम फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा। और ये 1 मार्क में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि थीटा की किस वैल्यू पे हमारे पास मैक्सिमम फोर्स है। सो 90 मिनिमम, 0 और 180, एंड द फॉर्मूला फॉर इट इज QVB। अब यहाँ पे NSCGS में देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो अब क्या होता है कि जब पार्टिकल को हम परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने लगता है, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो अगर वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना है तो हमने ये फॉर्मूला किया है सेंट्रीपिटल फोर्स, कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है सो एक फोर्स होता है विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और उसको हम क्या नाम देते हैं, विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो वो होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सो सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू mv² बाय। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, इन्हें कंपेयर करूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, QVB इज इक्वल्स टू mv² बाय r। सो यहाँ से ये v से v कैंसल, तो r मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, mv by qb। So radius of the circular path can be calculated by the formula mv upon qb,
m here is mass of the charge particle, v is the velocity of the charge particle, q हमारे पास चार्ज है और b मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सो r मेरे पास किसके इक्वल आ गया, mv बाय qv। सो इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी भी है। मास इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, सबका पता होगा, वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो अभी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराती हूँ। An electron and a proton having equal momentum enter in a uniform magnetic field. Normal to the field lines. If the radii of their circular path be RE and RP respectively, तो हमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4 ऑप्शन दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। डू इट फास्ट। ME बाय MP इसी फॉर्मूले का यूज करके आंसर आ जाएगा। सेकेंड है RE बाय RP इज इक्वल्स टू रूट ओवर ME बाय MP। थर्ड है RE ओवर RP इज इक्वल्स टू अंडर रूट MP ओवर ME। फोर्थ है RE बाय RP इज इक्वल्स टू 1:। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन दोबारा दिखा देती हूँ, इसको रीड करके ये इसका आंसर बताओ। जल्दी से पोज करके इसको ट्राई करो और मैं सॉल्व करती हूँ फिर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैविंग इक्वल मोमेंटम। सो मोमेंटम मेरे पास क्या है, इक्वल। अब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला क्या है, mv बाय qv। सो m इंटू v मेरे पास क्या है, मोमेंटम। दिस इज मोमेंटम, ठीक। एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो b मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म। इफ द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ इज RE एंड RP, सो हमें रेशियो बताना है। अब देखो ये दोनों केस में इक्वल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही केस में mv की वैल्यू इक्वल है, b की वैल्यू भी इक्वल है। मींस यहाँ पे जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है उसको हम चेक कर सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, सेम। सो ये वैल्यू भी क्या होगी, सेम। सो सब कुछ क्या है, सेम। सो आंसर क्या हो जाएगा, 1:1। दैट्स द आंसर। देखो कितना इजी था। बट हाँ, ये फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है और इस कॉन्सेप्ट पे बोर्ड्स पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओनली योर NCGS एग्जाम। सो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस जरूर ट्राई करना स्टूडेंट्स कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। So let's discuss the next topic. That force on a current carrying conductor placed in a magnetic field depends. So, अब अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है
इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक कंडक्टर को रख दिया। इस कंडक्टर की लेंथ है मेरे पास L। ठीक, अब जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास BIL साइन थीटा। तो फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाय द फॉर्मूला बिल साइन थीटा। बी हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई मेरे पास क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और थीटा है हमारे पास एंगल बिटवीन दिस कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने इस सेम वैसे ही है, बस पहले वाले टॉपिक में ध्यान क्या रखना था, वहां चार्ज को रखा था, यहाँ पे कंप्लीट कंडक्टर को रख रहे हैं। तो अगर कंडक्टर को हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन में वो क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, सो इसमें एंगल कितना हो जाएगा 90, सो साइन 91। तो मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, बिल बिल। ठीक, अब मान लो कि मैंने इसको ऐसे रखा स्टूडेंट्स, यही मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन होगा, सो दैट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। सो लेट्स सी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इट। स्टूडेंट इसकी बहुत प्रैक्टिस करना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा टॉपिक में कमांड आएगी। अदरवाइज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के जब ये टॉपिक्स आते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगते हैं, और स्पेशली लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल कैसे करना है, इट्स वेरी टफ फॉर द स्टूडेंट्स। बट यस, यू नीड प्रैक्टिस, और उसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और इसके क्वेश्चंस करते तो हमें टाइम बहुत कम लगेगा अगर इसकी कमांड अच्छी कर ली तो। क्वेश्चन इज, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक कंडक्टर को रखा। अब इस कंडक्टर की लेंथ मेरे पास कितनी है, 1.5 मीटर। बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा मेरे को दे रखा है 30। और क्वेश्चन में बोल रखा है जो बी की वैल्यू है वो 2 टेस्ला दे रखी है। फाइंड द फोर्स भी दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट flowing through wire, find the value of current flowing through wire if it experiences a force of 15 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है फ्लोइंग थ्रू अ वायर। तो अब अगर मुझे करंट कैलकुलेट करना है, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, BIL साइन थीटा। सो अब फोर्स यहाँ पे मेरे पास कितना है, 15 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 2। करंट फ्लोइंग थ्रू इट हमें गिवन है, करंट तो हमें निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी गिवन है, 1.5 साइन 30। सो बस इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सो 2 इंटू आई इंटू 1.5 साइन 30 कितना है, 1/2। ये कैंसिल हो गया, सो 15 अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू आई। सो करंट की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आ गई, 10 एम्पियर्स। आई होप ये सबको क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है सो स्टूडेंट्स यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल, हम कर चुके थे। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि हम कैसे लेफ्ट हैंड को अपने रखें कि हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये हम बेसिकली चार्ज पार्टिकल का फोर्स निकालना है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए स्टूडेंट सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करो। मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बट माइट भी अगर वीडियो में देख रहे हो तो फिंगर्स को बहुत ध्यान से देखना कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो।
देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड है, देखो, जिसमें हमारे पास दिस इज थंब, दिस इज योर फर्स्ट फिंगर एंड दिस इज योर मिडल फिंगर। अब हमारे पास थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकेंड फिंगर, ये तीनों हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इन तीनों को सबसे पहले रख लो परपेंडिकुलर। अब इसमें जो ये थंब है, थंब हमें किसके डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स की, ठीक। उसके बाद ये फोर फिंगर मींस फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की। और उसके बाद है ये हमारे पास सेकेंड फिंगर, सेकेंड फिंगर हमें डायरेक्शन बताएगा करंट की। ये फोर्स, फर्स्ट फिंगर हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड फिंगर हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा, करंट। सो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन दैट योर फोर फिंगर, second finger and thumb of the left hand are mutually perpendicular with each other. If the forefinger pointing to the direction of field and second finger in the direction of current, then thumb indicates the direction of force. अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना, एक डायग्राम बना रही हूँ, इससे रिलेटेड तुम क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखो हमारे पास सिंपली क्या है, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, है ना। सो ऐसे लेके चलना है, ये हम ऐसे नॉर्मली नॉर्थ ये लिखते हैं, साउथ ये लिखते हैं, बट इसको ऐसे एज्यूम मत करना। दिस इज अपवर्ड्स, दिस इज डाउनवर्ड्स। 3D में इसको एज्यूम करो, ये नॉर्थ और साउथ, दिस इज ईस्ट और वेस्ट। अब 3D में हम नॉर्थ साउथ को कैसे दिखाएं अगर हमें अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं दिखाना। जब नॉर्थ की बात हो, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड मींस, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड मींस ये फोर फिंगर। अब इस फोर फिंगर को नॉर्थ डायरेक्शन में दिखा दिया, मतलब बाहर की तरफ ले जाओ। साउथ आ जाएगा तो उस फिंगर को अपनी तरफ ले आना, बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं एक क्वेश्चन करके। क्वेश्चन है हमारे पास, an electron is moving in नॉर्थ डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन हमारे पास नॉर्थ में मूव कर रहा है। इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। experiences a force in vertically upward direction. The magnetic field at that region is towards. इसकी वैल्यू बतानी है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की। देखो, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्थ में मूव कर रहा है, तो करंट कहाँ मूव करेगा, साउथ में, क्योंकि करंट और चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट होते हैं। सो अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्थ में मूव कर रहा है, तो हमारे पास साउथ में करंट मूव करेगा, है ना। सो हमारे पास तीनों फिंगर्स को सबसे पहले स्ट्रेच कर दो। अब करंट मतलब हमारे पास सेकेंड फिंगर, ये सेकेंड फिंगर साउथ में है, इलेक्ट्रॉन नॉर्थ में है, तो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि करंट हमारे पास किस में होगा, साउथ में। अब करंट हमारे पास कैसे फ्लो कर रहा है, साउथ में। सो हमारे पास जो सेकेंड फिंगर है वो साउथ में आ जाएगी, मतलब अपनी तरफ इसे पॉइंट कर दो, ये वाली फिंगर को अपनी तरफ पॉइंट कर दो, ठीक। इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। अब फोर्स मतलब थंब, थंब हमारे पास कहाँ है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद हमें किसकी डायरेक्शन बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड की है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो डायग्राम में कंपेयर करके, ये मैग्नेटिक फील्ड की ईस्ट डायरेक्शन में है।
सो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास किस में आ जाएगी, ईस्ट। आई होप ये सबको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार समझ आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फॉर श्योर यू विल गेट द आंसर। A vertical wire, write down the question. A vertical wire, लिख देती हूँ, a vertical wire carrying a current in upward direction. Carrying a current in the upward direction is placed in a horizontal magnetic field. Is placed in a horizontal magnetic field directed towards east. The wire will experience a force directed towards. ऑप्शन दे देती हूँ, जल्दी से इसे ट्राई करके मुझे आंसर बताओ। सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ जल्दी से। पॉज करके ट्राई कर सकते हो स्टूडेंट्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दैट अ वर्टिकल वायर कैरिंग अ करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहले हमारे पास करंट किस में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो करंट अपवर्ड है, मतलब जो हमारी सेकेंड फिंगर है इसे हमें अपवर्ड पॉइंट करना है, ऊपर की तरफ। इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। अब हमारे पास ईस्ट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। द वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टूवर्ड्स। अब ये फोर्स की डायरेक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास कहाँ आ रही है, देखो ये थंब हमारे पास बाहर की तरफ पॉइंट हो रहा है। सो अभी बताया बाहर की तरफ आ जाए तो नॉर्थ, अंदर की तरफ आ जाता है ये अंदर की तरफ तो हो जाता साउथ। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी भी है। ठीक, तो ये हमारे पास मेजर टॉपिक्स थे जो हमारे कवर हो चुके हैं। अब हमारे पास सिंपल सा एक टॉपिक है, दैट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, इसको सुन सकते हो सिंपल। अब इसमें देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो 3 वायर्स के थ्रू सप्लाई होती है। टॉपिक क्या है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसमें हमारे पास हमारे जो इलेक्ट्रिक पावर है जो हमारे घरों में सप्लाई होती है वो 3 वायर्स के थ्रू होती है। फर्स्ट है हमारे पास लाइव वायर। अब लाइव वायर जो यूजुअली होती है वो हमारे पास होती है रेड कलर की। दूसरा है मेरे पास न्यूट्रल वायर। अब ये जो न्यूट्रल वायर है ये हमारे पास कौन से कलर की है, ब्लैक कलर। थर्ड है मेरे पास अर्थिंग, या फिर हम इसे बोलते हैं ग्राउंड वायर। ये हमारे पास होती है ग्रीन कलर की। अर्थिंग वायर एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज की जाती है, कि देखो कि जैसे कई बार थंडरिंग हुई तो अर्थिंग वायर हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर से नीचे अर्थ तक कर दी जाती है। इस वायर का यूज क्या होता है कि अगर इन केस कभी थंडरिंग हुई, सो जो कंप्लीट चार्ज है वो अर्थिंग वायर के थ्रू हमारे अर्थ के अंदर चला जाए, उस वायर के थ्रू, सो दैट हमारी बिल्डिंग क्या रहे, सेफ रहे। ठीक है, ये 3 टाइप के वायर हैं। अभी लाइव और न्यूट्रल का यूज बता रही हूँ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं विच वी आर फेसिंग इन आर
डे टू डे लाइफ। लाइक फर्स्ट है हमारे पास ओवरलोड। अब ओवरलोडिंग क्यों होती है? ओवरलोड या ओवरलोडिंग हमारे पास होती है ड्यू टू ओवर हीटिंग। सो ओवरलोडिंग हमारे पास इसका रीजन क्या है? ओवर हीटिंग। सो वी कैन से दैट ओवर हीटिंग इज ड्यू टू ओवरलोडिंग। अब ओवर हीटिंग कैसे हो रही है? देखो कई बार क्या होता है कि हम मल्टीप्लग्स का, जो हमारे स्विच बोर्ड्स हैं या मल्टीप्लग्स हम यूज करते हैं, हम उसका ओवर यूज करने लगते हैं। एक ही मल्टीप्लग में हमने 4 सॉकेट देखे, हमने उसके अंदर मान लो उसके अंदर तुमने लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, एक से फ़ोन कनेक्ट कर दिया, एक से टीवी कनेक्ट कर दिया। सो उस केस में क्या होगा कि वो जो मल्टीप्लग होगा वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट होने लगेगा। ओवर हीट होने की वजह से वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। मतलब उसकी जो कैपेसिटी है, लेट सपोज 100 एम्पियर होल्ड करने की है, बट हमने कितना है उसमें से करंट पास करा दिया 200 एम्पियर, तो क्या होगा? ओवर हीट हो जाएगा, है ना? और ओवर हीट होने की वजह से हमारे पास ऐसे घरों में छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसका रीजन हमारे पास क्या है? ओवर हीटिंग। सो ओवर हीटिंग इज ड्यू टू ओवरलोडिंग। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? शॉर्ट सर्किटिंग हमारे पास तब होता है, बहुत बार हम देखते हैं किसी बिल्डिंग में आग लग गई, हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग हो गया। शॉर्ट सर्किटिंग में होता क्या है बेसिकली? ये जो हमारी लाइव वायर है और ये जो न्यूट्रल वायर है, जब ये आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट पास हो जाता है। बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाता है, जिस वजह से हमारे पास शॉर्ट सर्किटिंग होता है। अब स्टूडेंट शॉर्ट सर्किटिंग अगर हमारे पास हो रहा है, सो ऐसे हमने ये भी देखा होगा कई बार वायर्स पे बर्ड्स जो हैं वो मर जाते हैं। तो अब उन्हें साइंस की नॉलेज नहीं है ना? सो उस केस में क्या है? हमारे पास वायर्स है, आजकल तो वायर्स के ऊपर कोटिंग कर दे सकते हैं, प्लास्टिक की कवरिंग्स लग जाती हैं वाइट कलर की, सो दैट कहीं नुकसान नहीं हो। उसका रीजन यही है क्यों प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, ताकि हम उस वायर को नेकेड नहीं छोड़े, क्योंकि लाइव और न्यूट्रल वायर बहुत हार्मफुल है अगर वो कांटेक्ट में आ जाए। अलग अलग है तो कोई इश्यू ही नहीं है। सो हमारे पास बर्ड्स कई बार मर जाता है। ऐसे मान लो पहले लाइव वायर पे, रेड कलर के वायर पे बैठे हैं, अब वो उड़ने लगे, पास में ही न्यूट्रल वायर है, तो उनके लेट सपोज कोई विंग्स ब्लैक वायर पे टच हो गए, सो उसमें क्या होता है? बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास हो जाता है। ठीक, तो इस वजह से वो क्या हो जाता है? उनकी डेथ हो जाती है। सो शॉर्ट सर्किटिंग हमारे पास सिंपली क्या है कि जब live wire comes in contact with the neutral wire, then short circuiting will occur. Write it down. A very large current passes through the circuit because the resistance between the wire is now almost zero. अब resistance zero हो गया, कोई opposition नहीं create हो रहा, so बहुत ज़्यादा current pass हो जाएगा। ठीक, तो अब बहुत सारे प्रिकॉशंस है जो हम रख सकते हैं। जैसे हमें हमें पता है कि हमें घरों में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, है ना? सो हम अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसमें फ्यूज जरूर लगाने, फ्यूज जो है लाइव वायर के सीरीज में कनेक्ट कर देना चाहिए। और जितने भी स्विचेस हैं दे शुड बी कनेक्टेड इन लाइव वायर्स, है ना? गुड क्वालिटी मटेरियल्स यूज करें, इंसुलेटर्स का यूज करें। सो ये बेसिक हमारे पास क्या है? प्रिकॉशंस हैं इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट चैप्टर इज कंप्लीटेड। गो थ्रू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं एनएससीजीएस के लिए। इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, जिससे तुम्हारी समझ आएगा, तुम्हें ये समझ आएगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, सो यू कैन सेंड मी द पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके देन, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कंप्लीट सिलेबस हो चुका है एनएससीजीएस का। सारे लेक्चर से अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो उसको क्लियर कर सकते हो। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एनएससीजीएस एग्जाम।